ANT वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने मेरा टाइटल पढ़ लिया होगा, बूथ लेवल ऑफिसर हो चुके हैं अब हाईटेक। अब नहीं भरना पड़ेगा उनको फॉर्म अनेक, अर्थात अब आपको भारी भरकम फॉर्म उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना, इन सब से आपका छुटकारा हो चुका है। अब वो दिन पुराने हो चुके हैं कि आप जेरोक्स करने के लिए स्थान ढूंढते थे कि जेरोक्स कॉपी मशीन कहाँ पर है। फ़ोटो मतदाता से फ़ोटो मंगवाते थे, फिर वो 3-3 4-4 दिन बाद आपको फ़ोटो ला कर देता था। इसके अलावा कई सारी ऑफलाइन मोड पे आने वाली समस्याएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब समाप्त कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने BLO को बना दिया है अब हाईटेक। जी हाँ, फॉर्म को भरने से लेकर उसके सत्यापन की समस्त कार्यवाही अब आपको ऑनलाइन ऐप से करनी है। जी हाँ, अपने मोबाइल से करनी है। किसी ई मित्र वाले की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी कंप्यूटर शॉप पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी, ईजी, आसानी से सीखने वाली ऐप्स आपके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बना कर दी हैं। इन दोनों ऐप्स को हम भली भांति परिचित हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप और गरुड़ा ऐप। जी हाँ, इन पर हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप वही ऐप है जिसके माध्यम से आपको फॉर्म भरने हैं। फॉर्म चाहे कोई सा भी हो, फॉर्म नंबर 6, 7, 8, किसी प्रकार का फॉर्म हो, आपको इसी वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से करना है। कई सारी इसमें समस्याएं आ रही है, आज हम उनका समाधान आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप वोटर हेल्पलाइन ऐप में आ रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा गरुड़ा ऐप, जी हाँ, गरुड़ा ऐप बंद नहीं हुई है। कई BLOs का मेरे पास फ़ोन आता है कि क्या सर गरुड़ा ऐप बंद कर दी गई है, क्या अब उस पर किसी प्रकार का काम नहीं होगा, क्या गरुड़ा ऐप से फॉर्म भरे नहीं जाएंगे। तो गरुड़ा ऐप के बारे में भी आज हम इस एक वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको गरुड़ा ऐप बंद नहीं हुई है, गरुड़ा ऐप से आपको सत्यापन करना है। जी हाँ, जो ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, या आपने ही वोटर हेल्पलाइन ऐप से जो फॉर्म भरे हैं वो ARO साहब की ID पर जाकर जांच प्रक्रिया के पश्चात आपको सत्यापन हेतु आपकी गरुड़ा ऐप पे आएंगे तो आपको उनको सत्यापन करना है। सत्यापन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से जो समस्याएं हैं उसका समाधान हम इस वीडियो में लेके आए हैं। आपकी समस्या ये है कि हम ऑफलाइन जो इंटरनेट नेटवर्क एरिया है वो नेटवर्क एरिया नहीं आता है, हमारे बूथ पर नेटवर्क की समस्या नहीं है। तो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे बिना इंटरनेट एरिया में रहकर भी फॉर्म को वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही आसानी से आपको किसी भी प्रकार के ऑफलाइन जो फार्म है, बड़ी बड़ी पोथियां हैं, उनको लेकर घूमने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि किस प्रकार से BLO हाईटेक हुआ है और किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन दोनों ऐप के माध्यम से BLO को बहुत सहूलियत दी है। इन दोनों ऐप्स में आने वाली समस्याओं का समाधान लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में बात करेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप को आप सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। जी हाँ, वोटर हेल्पलाइन ऐप का नया अपडेट वर्जन आ चुका है। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर हेल्पलाइन ऐप का अब समय समय पर अपडेट करती रहती है। तो आप गूगल प्ले स्टोर की सहायता से वोटर हेल्पलाइन ऐप को आप अपडेट कर सकते हैं। आपने अगर पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो यहाँ पर आपको अपडेट का बटन दिखाई देगा, और अगर आपने पहले से इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो आप गूगल प्ले स्टोर की सहायता से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के पश्चात हम वोटर हेल्पलाइन ऐप को ओपन करेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप को ओपन करने पर कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। क्योंकि हमने पहले से ही वोटर हेल्पलाइन को इंस्टॉल कर रखा था, हमने केवल अपडेट किया, इसलिए हम सीधे इसके डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। लेकिन पहली बार अगर आप वोटर हेल्पलाइन ऐप को काम में लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड, लॉगिन नाउ वगैरह का आपको स्क्रीन दिखाई देगा। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, आप एक बूथ लेवल ऑफिसर की तरह इस ऐप को काम में लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन नहीं करना है। यहाँ पर दिए गए स्किप नाउ बटन की सहायता से आपको इसके डैशबोर्ड पर या इसके ऑप्शंस को आपको काम में लेना है। जी हाँ, ये स्किप लॉगिन जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपको टच करना है। स्किप लॉगिन करने के पश्चात आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म भरना हो, मैं कई बार अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, फॉर्म नंबर 6, 7, 8 किसी प्रकार का आवेदन आपको करना हो तो आपको वोटर रजिस्ट्रेशन जो ये ऑप्शन दिया गया है इसको आपको काम में लेना है। वोटर रजिस्ट्रेशन में फॉर्म 6, 6A, 8A, 8, 7, 001 अर्थात
डुप्लीकेट ईपिक के लिए आप जो 001 फॉर्म भरते हैं तो वो भी अब ऑनलाइन माध्यम से आप भर सकते हैं। अधिकतर बीएलओस का यहाँ पर क्वेरी ये आती है, उनकी समस्या एक ये आ रही है कि फॉर्म नंबर 6 भरते समय हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम फॉर्म नंबर 6 को ही आपको भर के दिखाएंगे और जो समस्याएं आपको आप जिन समस्याओं को आप फेस कर रहे हैं उनको हम बताएंगे कि उनका समाधान क्या है। तो चलिए फॉर्म नंबर 6 पे टच करते हैं। फॉर्म नंबर 6 पे टच करने की जो प्रक्रिया है वही पहले वाली ही है। लेट्स स्टार्ट बटन पे आपको यहाँ पे टच कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है, जी हाँ, आप अब इस नई अपडेटेड वर्जन जो ऐप है वोटर हेल्पलाइन ऐप की, इसमें आप प्रत्येक बार जब एक नया फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रत्येक बार एक नया मोबाइल नंबर आपसे ऑथेंटिकेट करवाया जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब जो पुराने वर्जन थे उसमें एक समस्या थी कि अगर एक मोबाइल नंबर इसमें ऑथेंटिकेट करा लिया जाता है तो फिर वही मोबाइल नंबर सभी फॉर्म्स में ऐड हो जाता है। तो उसके लिए आपसे कहा गया था कि आप वोटर के मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन अब इस समस्या को समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बूथ लेवल ऑफिसर्स को ध्यान में रखते हुए और अन्य वोटर्स को भी की सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए हैं कि आप कोई सा भी फॉर्म भरिए, आप फॉर्म नंबर 6 भरेंगे तो 6, 7, 8 या कोई सा ही फॉर्म भरिए तो उसमें जो आवेदक है, एक्चुअल में जो एप्लीकेंट है, उसी का मोबाइल नंबर उस एपिक कार्ड के साथ अटैच होना चाहिए। इसलिए हर बार एक नए मोबाइल नंबर की आपको भरने की सुविधा दी है। तो हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट कराने होंगे तो हम जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे उस पर OTP जाएगा। उस OTP का जो ड्यूरेशन है, जो समय अवधि होती है, वो 2 मिनट की होती है। आपको उसी 2 मिनट के अंदर वो OTP डालना होता है। तो पहले ही आप अपने वोटर को बोल दीजिए कि अभी एक OTP आएगा जो आपको मुझे बताना है, उसकी समय अवधि 2 मिनट की है। तो वो आप अपने वोटर से पहले ही बोल दीजिए। तो हम इसमें OTP की सहायता से ऑथेंटिकेट करके अंदर चलते हैं। OTP की सहायता से हमने ऑथेंटिकेशन करवा लिया है। तो फॉर्म नंबर 6 भरने की जो प्रोसीजर है हम उसको फॉलो करते हैं। फॉर्म नंबर 6 किस प्रकार से भरा जाता है ये हमने पहले ही हमारी वीडियो में बता चुके हैं। अब समस्या ये आती है कि अधिकतर बीएलओ हमसे पूछते हैं कि फॉर्म भरते टाइम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कंस्टिट्यूंसी में बहुत ही हमें समस्या आ रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, जैसे मान लीजिए मेरा स्टेट है, मान लीजिए इमेजिन करें राजस्थान, तो आप इस ऐप को थोड़ा समय दीजिए। आप हैंड टू हैंड डिस्ट्रिक्ट पर टच ना कीजिए। उसका कारण ये है कि जैसे ही आपने किसी भी स्टेट को सिलेक्ट किया तो उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डेटाबेस से फेच होने में टाइम लगता है, क्योंकि आप जिस नेटवर्क एरिया में रहकर फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं, हो सकता है अगर वहाँ पर इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं आ रही हो कि वो डेटाबेस से फेच होने में जो समय है, हो सकता है उसमें समय ज़्यादा लग सकता है। तो आप थोड़ा समय दीजिए। उसके पश्चात आप डिस्ट्रिक्ट पर टैप करेंगे, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट पर टैप करेंगे तो आपको उस स्टेट के सही डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे। आप किसी भी स्टेट को ले लीजिए, मान लीजिए मैं पंजाब ले लेता हूँ, पंजाब डिस्ट्रिक्ट। अब आप यहाँ पर हैंड टू हैंड डिस्ट्रिक्ट पर टच ना कीजिए, क्योंकि यह पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स को फेच कर रहा है डेटाबेस से। तो अब आप थोड़ा समय रुकने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए अब पंजाब के डिस्ट्रिक्ट पे आने लगे हैं। तो जो आपकी एक समस्या थी कि स्टेट सेलेक्ट कर लिया लेकिन डिस्ट्रिक्ट किसी और ही स्टेट के आ रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा समय दीजिए एप्लीकेशन को, ताकि वो डेटाबेस से डिस्ट्रिक्ट्स और कंस्टिट्यूंसी असेंबली को सही तरीके से फेच कर सके। तो हम यहाँ पर हमारा स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये मान लीजिए हम राजस्थान से हैं, तो इसमें राजस्थान, ये राजस्थान, ठीक है। उसके बाद इसके डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी देखिए ये जो वेटिंग का जो गोला घूमता है ना, ये वेटिंग इस बात को इंगित करता है कि ये डेटाबेस से डिटेल को फेच कर रहा है। तो आपको यहाँ थोड़ा रुकना चाहिए, आपको समय देना चाहिए एप्लीकेशन को। अगर आप बहुत फास्ट एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो फिर ये अनरेस्पॉन्ड हो जाएगी और हो सकता है कि क्लोज भी हो जाए। तो आप थोड़ा धीरज से आराम से फॉर्म भरिए, कहाँ की जल्दी है, आप आराम से फॉर्म भरिए। तो फॉर्म भरना आप इसमें इजीली फॉर्म भर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि डेट ऑफ बर्थ जो है
1 जनवरी 2004 तक की अब आप भर सकते हैं। जी हाँ, कई बीएलओस मुझसे क्वेरी करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारी वाटर हेल्पलाइन ऐप में तो 1/1/2003 का ही कैलेंडर आ रहा है, उसके आगे की हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप अपनी ऐप को अपडेट कीजिए। आप पुरानी ऐप पे ही क्यों काम कर रहे हैं? आप अपनी ऐप को अपडेट कीजिए। वाटर हेल्पलाइन ऐप को अपडेट करने का बहुत आसान तरीका है, ये खुद भी नोटिफिकेशन देता है। और अगर आपने नोटिफिकेशन को इग्नोर कर दिया है तो आप गूगल प्ले स्टोर की सहायता से भी वाटर हेल्पलाइन ऐप को आसानी से अपडेट कर सकते हैं। इसके अपडेटेड वर्जन को काम में लीजिए। समय समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बूथ लेवल ऑफिसर्स और अपने वोटर्स की काम को ईजी करने के लिए वाटर हेल्पलाइन ऐप को अपडेट करती रहती है। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 जनवरी 2004 तक के जो 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको मैं यहाँ पर सेट कर पा रहा हूँ। ये देखिए 1 जनवरी 2004 तक का डेट ऑफ बर्थ मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो आप अपनी ऐप को अपडेट कीजिए, है ना। उसके पश्चात डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ जो आपने ली है उसको डॉक्यूमेंट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर एज के मामले में अधिकतर बीएलओस मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि शादीशुदा महिला के लिए उम्र के क्या दस्तावेज लगाएं। तो बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है कि वो जहाँ भी रहती थी वहाँ उसने अपनी उम्र से संबंधित कोई ना कोई दस्तावेज तो बना रखा होगा। कुछ नहीं तो कम से कम आधार कार्ड तो उसने बना रखा होगा। तो आप आधार कार्ड की सहायता से भी उसकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप उसके आधार कार्ड से 10th की मार्कशीट से, 12th की मार्कशीट से, किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी से जारी जो प्रमाण पत्र होते हैं उसकी सहायता से आप इसमें देख लीजिए, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। 5वीं की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट से भी आप कर सकते हैं, है ना। तो आप इन सब की सहायता से इसकी डेट ऑफ बर्थ को जो है वो वेरीफाई करा सकते हैं। अब इसको अपलोड करने के लिए 2 तरीके दिए हुए हैं। मैं इसका डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। हम अपलोड पे टच करेंगे और अगर आपके सामने है डॉक्यूमेंट, आप ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ पर इंटरनेट अच्छा आता है, तो आप कैमरा की सहायता से लाइव फ़ोटो खींच सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर नेट धीमा काम करता है तो आप फ़ोटो खींच लाइए, कैमरे में से फ़ोटो खींच लाइए और गैलरी की सहायता से आप उसका डॉक्यूमेंट दस्तावेज अटैच कर दीजिए। यहाँ पे मैं एक डमी दस्तावेज लगा रहा हूँ, डमी दस्तावेज के रूप में मैं एक डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ। अब उसके बाद शायद मैंने बताया कि आप कई बार मुझसे बीएलओस पूछते हैं कि जब हम लास्ट में सबमिट करते हैं तो वहाँ पर एक एरर आती है कि 1 और मोर फील्ड आर रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ छोड़ दिया है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप नेक्स्ट पे टच करें उससे पहले ही उस पेज पर देख लें कि आपने किसी प्रकार की कोई सूचना छोड़ तो नहीं दी है। तो उसमें एक चीज़ ये आती है फ़ोटो का प्रीव्यू। जी हाँ, फ़ोटो का प्रीव्यू आप देख लीजिए। फ़ोटो का अगर प्रीव्यू नहीं आया है तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। आप यहाँ पर नेक्स्ट नहीं करिए, पहले फ़ोटो देख लीजिए। फ़ोटो का प्रीव्यू आ चुका है तभी आप नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद अपलोड पिक्चर करिए। अपलोड पिक्चर के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। आप अपलोड पिक्चर करिए, गैलरी की सहायता से कर सकते हैं, कैमरा की सहायता से कर सकते हैं और उसके बाद उसको आप सेट कर दीजिए। सेट करने के लिए मैंने बताया कि आप इसके चारों कॉर्नर्स को क्रॉप करके आप उसको इस तरह से सेट कीजिए कि केवल मतदाता का चेहरा उसमें दिखाई दे या मतदाता का चेहरा और उसकी हाफ बॉडी दिखाई दे, जैसा कि हम पासपोर्ट फ़ोटो में खिंचवाते हैं। यहाँ पर जेंडर, मेल फीमेल वगैरह इत्यादि जानकारी आपको नॉमिनल सी भरनी होती है, डिसेबिलिटी भरनी होती है, तो जिसको हम भर देते हैं। इंग्लिश हिंदी में आपको पता ही है, मैं डिटेल वीडियो में पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं इसके बारे में डिटेल वीडियोस पहले बना चुका हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि आपको आने वाली समस्याएं और समाधान। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर दिया है। अगर आप एक अच्छे इंटरनेट एरिया में बैठ के काम करेंगे तो ये ऐप आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करेगी। लेकिन अगर आप इंटरनेट एरिया आपका ऐसा है जो अच्छे से वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो फिर आप एप्लीकेशन पे जो है काम करने में आपको समस्या होगी। तो मेरा सजेशन यही है कि आपकी जो दुविधा है कि ऐप काम नहीं करती है, तो इसका सबसे पहला समाधान तो यही है कि आप सबसे पहले ऐप को अपडेट कीजिए। उसके पश्चात आप एक अच्छे इंटरनेट एरिया में आकर काम कीजिए। आप ARO कार्यालय में चले जाइए, आप ERO कार्यालय में चले जाइए। वहाँ पर आप आराम से बैठ के आपको काम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ECI की टेक्निकल टीम बैठी होती है, वो भी आपको फॉर्म भरने में, ऑनलाइन करने में सपोर्ट करेगी। अब एक समस्या ये आती है कि वोटर का जो डिटेल है वो तो गांव में रह गया। हम क्या उन वोटर्स को यहाँ पर लेके आए? तो उसका भी मैं आगे आपको एक समाधान बताऊंगा। बहुत ही आसान समाधान है, आप उसको जानेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ मज़ा आ गया सर, हमें भारी भरकम पोथियाँ भी लाद के नहीं लाना पड़ा और जो है आसानी से हमने वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म भर दिया। तो ये हमने नॉमिनल सी डिटेल थी वो भर दी है
उसके पश्चात ही आपसे रिलेटिव का नाम मांग रहा है, जिस भी गार्जियन के साथ जो भी आप माता पिता का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो वो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। हिंदी इंग्लिश का आपको ध्यान रखना है। हिंदी में ऊपर वाला कॉलम हिंदी इंग्लिश का है और नीचे वाला कॉलम जो है वो हिंदी का है। ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर देता है, कहीं कुछ त्रुटि हो जाए तो आप हिंदी कीबोर्ड की सहायता से आप भर सकते हैं। रिलेटिव का इपिक नंबर आपको भरना जरूरी है। आप जिस भी रिलेटिव का नाम इपिक नंबर यहाँ भरना चाहते हैं उस रिलेटिव का इपिक आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर घर में एक के भी पास इपिक कार्ड नहीं है तो आप अपने पड़ोसी का भी इपिक यहाँ पे भर सकते हैं। इपिक कार्ड भरना क्यों जरूरी है, इससे ये पता लगता है कि आपको किस गली मोहल्ले में किस परिवार के साथ सेट किया जाए, तो इपिक नंबर भरना बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर रिलेशन टाइप है। अब अधिकतर बीएलओस का क्वेरी ये आती है कि यहाँ पर हस्बैंड का ऑप्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि फादर, मदर और अदर, अगर हस्बैंड आपको चूज करना है तो आप अदर पे टच करिए, तो इसमें कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है। तो फादर, मदर और अदर मैं समझता हूँ कि ईसीआई को यहाँ पर इसमें करना चाहिए था, यहाँ पर हस्बैंड का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पे आप अदर ऑप्शन चूज कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे आपको जो आपकी एड्रेस वाली जो सेक्शन है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आपको जो ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जो ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि असेंबली कंस्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट और आपका जो वो विधानसभा है वो ऑटोमेटिक फेच होकर आया है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम ऊपर किसी सूचना में चेंजेस करते हैं या कुछ सूचनाओं को भरने लगते हैं तो इन यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कंस्टिट्यूंसी, ये इसमें बदलाव आ जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि हम जैसे मान लीजिए ऊपर से डिटेल भरते हुए आते हैं, अभी आप देखेंगे कि हो सकता है कि इसमें चेंजेज आ जाए। मान लीजिए मकान नंबर मैं एज ए डमी भर रहा हूँ, है ना। इसके अलावा स्ट्रीट, लोकेलिटी, जो भी आप चाहें तो यहाँ पर अनुभाग का नाम लिख सकते हैं, और आप चाहें तो वोटर का जो भी एड्रेस वो लिखवाना चाहता है वो आप वोटर का एड्रेस लिख सकते हैं। तो ये अगर आप आराम से इस पर काम करेंगे, अच्छे नेटवर्क एरिया में काम करेंगे, अपडेटेड ऐप पर काम करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो ये अधिकतर बीएलओ कहते हैं, अधिकतर मेरे पास क्वेरी आती है कि सर ऐप काम नहीं कर रही है, तो मैं नहीं मानता कि ऐप काम नहीं कर रही है। बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। अगर आप सही तरीके से ऐप को काम में लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। उसके पश्चात एरिया का टाइप आप जानते हैं कि आप गाँव से बिलोंग करते हैं, सिटी से बिलोंग करते हैं, वो आपको यहाँ पर भर देना है। अब देखिए मैंने इतनी डिटेल भर दी लेकिन अभी तक भी किसी भी प्रकार का इसमें बदलाव नहीं आया है ना। उसके पश्चात अब मान लीजिए अगर मान लीजिए गलती से आपसे डिस्टर्ब हो जाए, मान लीजिए आपने यहाँ पे आपके यहाँ से गलती से आपने डिस्ट्रिक्ट गलती से आपका बदल गया, या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बदलाव आया है, तो आप इसमें बदल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट को आप बदल सकते हैं। ये देखिए लिस्ट आराम से फेच हो रही है। कई बीएलओस मुझसे पूछते हैं कि सर डिस्ट्रिक्ट वाला जो ऑप्शन है वो फेच नहीं हो रहा, वहाँ पे खुल ही नहीं रही। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस समस्या का समाधान यही है कि आप सबसे पहले तो ऐप को अपडेट कीजिए। उसके पश्चात इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, आप ऐसे नेटवर्क एरिया में आके काम करें जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तभी आप ये ऐप अच्छे से काम कर पाएगी। अब ये देखिए मैं जिस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ वो मैंने भर दिया। उसके पश्चात उसी की कंस्टिट्यूंसी, असेंबली कंस्टिट्यूंसी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि केवल इसी डिस्ट्रिक्ट की, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए। मान लीजिए पहला डिस्ट्रिक्ट है, उसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अभी देखेंगे आप असेंबली कंस्टिट्यूंसी जो है वहाँ पर ये चेंज हो चुकी है। तो आप आराम से इंटरनेट एरिया वाले एरिया में आके काम कीजिए। अब रही बात, प्रश्न ये उठता है कि मेरा वोटर तो मेरे गांव में रह गया, मेरे बूथ पे रह गया, तो क्या उसको मैं मेरे घर पे लेके आऊँ या मेरे ईआरओ या एआरओ कार्यालय में लेके आऊँ? तो नहीं, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप कहेंगे कि हाँ ये तरीका सबसे सही है। तो जो दिक्कत थी आपकी कि डिस्ट्रिक्ट फिल्टर होकर नहीं आ रहा, तो आप समय दीजिए, ऐप को थोड़ा समय देंगे तो ये आपको रेस्पॉन्ड करेगी। उसके पश्चात एड्रेस प्रूफ में देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। अधिकतर बीएलओस का एक क्वेरी आती है कि शादीशुदा महिला का कुछ भी नहीं है सर, क्या लगाएं? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। नेशनलाइज शेड्यूल्ड बैंक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड ओविंग रिकॉर्ड इंक्लूडिंग किसान बही, लेटेस्ट वाटर बिल, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन तो ऐसा उस महिला के पास होगा जो उसने अपने ससुराल पक्ष में आने के बाद बनवाया होगा। और कुछ भी नहीं तो कम से कम आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे,
बैंक पासबुक, जी हाँ, ये देखिए बैंक पासबुक में अगर वो अपना एड्रेस बदला लेती है तब भी आप जो हैं बैंक पासबुक की सहायता से, या आपने उसने ससुराल में आके एक नया खाता खुलवा लिया है और उसमें ससुराल का एड्रेस लिखा हुआ है, तो आप बैंक पासबुक की फ़ोटोयुक्त प्रति भी आप एज एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। तो आप अपडेटेड ऐप काम लेंगे तो आपको काफ़ी सारी सहूलियत होने वाली है। अपलोड करने के लिए मैंने बताया था, आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के, आप फ़ोटो खींच के ला सकते हैं। तो मैं एज ए डमी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो मैं डमी या फ़ोटो लगा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ये इंश्योर करते जाइए कि कोई भी फील्ड खाली ना छूटे। अगर कोई भी फील्ड खाली छूट जाएगा तो फिर जब आप लास्ट में सबमिट करेंगे तो वहाँ पर वो कहेगा 1 और मोर फील्ड आर रिक्वायर्ड। तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने कौन सा ऑप्शन छोड़ दिया, क्योंकि हमने कई सारे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए हम आगे आए हैं, आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैंने कौन सा ऑप्शन पीछे छोड़ दिया है। तो उसमें सबसे मेन चीज़ ये भी आती है कि आप जो भी इमेज लगाएं उसका प्रीव्यू ज़रूर देख लें। अगर आप प्रीव्यू नहीं देखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ गलती करी, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस तो भरे हुए होंगे लेकिन आपका यहाँ पर ध्यान नहीं जाएगा। जो ये प्रीव्यू वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो आप पहले ही देख लें अपलोड करने के पश्चात कि आपका प्रीव्यू आ चुका है। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट करते हुए इसको डन कर देना है। फिर उसके बाद रेफरेंस नंबर आएगा, रेफरेंस नंबर को आप नोट कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेटवर्क एरिया में आकर काम कीजिए। आपका प्रश्न ये आता है कि मेरा जो वोटर है वो तो मेरे गांव में ही रह गया, मेरा जो बूथ है वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आती है। तो इसका सॉल्यूशन जो है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हमने ये निकाला है कि आप एक रजिस्टर का संधारण कीजिए। ये रजिस्टर आपके बहुत काम आने वाला है। आप जब भी किसी अधिकारी की विजिट आपके बूथ पे होगी तो आपको रजिस्टर काम आने वाला है। ये रजिस्टर आपके, जब आप गरुड़ा ऐप पर इस फॉर्म को आप सत्यापित करेंगे तब भी रजिस्टर आपके काम आने वाला है। आपको करना क्या है कि एक रजिस्टर आपको बनाना है जिसमें जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जो फील्ड दिए गए हैं, जो नॉमिनल से फील्ड जो दिए गए हैं, उन फील्ड का आपको उसमें जो है आपको टेबल बना लेनी है। जैसे नाम, फादर का नाम, जो भी मतलब आप चाहे फॉर्म नंबर 6 भर रहे हो उसका एक अलग पेज बना लीजिए, फॉर्म नंबर 8 का एक पेज अलग बना लीजिए, फॉर्म नंबर 7 का एक पेज अलग बना लीजिए। उसमें मोबाइल नंबर का कॉलम और रेफरेंस नंबर आईडी का कॉलम भी आपको रखना है। मोबाइल नंबर, जब आप गांव में गए, ऐसे गांव में हैं जहां आपकी ड्यूटी ऐसे गांव में है जहां पे नेट नहीं आता है, तो आप डिटेल लिख लाइए, मोबाइल नंबर लिख लाइए। आप उस वोटर को कहिए कि मेरे जो मोबाइल नंबर है, मतलब कि आप बीएलओ के जो मोबाइल नंबर है उससे मैं फ़ोन करूंगा। तब आपको ओटीपी बतानी है। जी हाँ, ओटीपी की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम समझ सकते हैं कि वोटर यानी कि कोई भी आवेदक फटाफट से या आसानी से ओटीपी बताने से कतराता है, वो नहीं बताता ओटीपी। वो कहता है कि क्या काम आएगा, क्या है, क्योंकि आप उसके सामने हैं नहीं। आप अपने किसी इंटरनेट एरिया में आकर या ईआरओ या एईआरओ कार्यालय में जाकर आप काम कर रहे हैं तो आपको फ़ोन करना पड़ेगा। तो आप उससे कहिए कि मेरे नंबर आप सेव कर लीजिए, मैं आपके क्षेत्र का बीएलओ हूँ। जब मैं आपसे ओटीपी पूछूं तो आप आइडेंटिफाई करिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ओटीपी आया है, वो ओटीपी आपको बताना होगा। इसकी सहायता से आपका नया पहचान पत्र या जो भी वो आवेदन करवाने के लिए उसने आपको डिटेल आप रजिस्टर में जो लिखवाई है तो वो डिटेल आपकी अपडेट हो जाएगी, आपका नया पहचान पत्र बन जाएगा। या अगर किसी का स्थानांतरण हो गया है, मृत्यु हो गई है, तो उस व्यक्ति का नाम तभी काटा जा सकेगा जब आप उन्हें ओटीपी देंगे, है ना। इसके पश्चात एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप फॉर्म भर दें, यानी कि वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आप फॉर्म भर दें, तो उसका रेफरेंस नंबर ज़रूर नोट कर लें। रेफरेंस नंबर क्या होता है मैं आपको बता दूं। रेफरेंस नंबर तो ये जो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, ये वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा जनरेट एक मैसेज होता है। इस मैसेज में आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है यूर रेफरेंस आईडी इज। तो ये रेफरेंस नंबर होता है जिसके प्रथम 3 जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फ़ाबेट हैं, बाकी के न्यूमेरिक्स हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये फॉर्म आपने वोटर हेल्पलाइन ऐप से भरा है अथवा वोटर ने कहीं अन्य माध्यम से फॉर्म भरा है, क्योंकि ये फॉर्म आपको गरुड़ा ऐप पे सत्यापन हेतु प्राप्त होंगे। अगर ये रेफरेंस नंबर आपके रजिस्टर से मैच कर जाता है तब तो आप समझ जाएंगे कि ये फॉर्म मैंने ही भरा है। इमेजिन करिए, मान लीजिए आपके पास रामलाल नाम के व्यक्ति के 2 आवेदन आए फॉर्म नंबर 6 के। एक रेफरेंस नंबर
आपके रजिस्टर से मैच हो गया। गरुड़ा ऐप में जब आप सत्यापन करने के लिए गए तो वो आपसे मैच हो गया, तो आप समझ जाएंगे कि मैं ही तो इसके घर पे गया था, यानी कि आपने उसका सत्यापन, भौतिक सत्यापन कर लिया है। मैं बात यहाँ पर भौतिक सत्यापन की कर रहा हूँ। तो आपने उसका भौतिक सत्यापन कर लिया है, आप ही तो उसकी डिटेल्स लिख कर लाए थे, तो आपको फिर ज़्यादा सत्यापन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसे घर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एप्लीकेशन, गरुड़ा एप्लीकेशन में दिए हुए ऑप्शंस को यस नो करना है और अपना रिमार्क लिखकर उसको ओके कर देना है। लेकिन अगर रामलाल जी का एक ऐसा आपको आवेदन प्राप्त हुआ जिसका रेफरेंस नंबर आपके रजिस्टर से मैच नहीं होता है, तब जाकर आपको उसके भौतिक सत्यापन के लिए उसके घर पे जाना होगा। तो देखिए क्या हुआ, रेफरेंस नंबर नोट करने से आपको जो आपका समय बचा, उसके बूथ के आपके वोटर के घर पे जाने का जो समय बचा, वो समय आपको किसी अन्य चीज़ में आपको फ़ायदा देगा। तो आप रेफरेंस नंबर ज़रूर नोट करिए। रेफरेंस नंबर इस तरह से आपको रजिस्टर का संधारण कर लेना है। फॉर्म नंबर 6, 7, 8 का एक रजिस्टर तैयार हो जाएगा, जिसको आप अधिकारी विजिट पर आप बता सकते हैं कि ये इतने फॉर्म मैंने वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भर लिए हैं, 6 नंबर के इतने, 7 नंबर के इतने, 8 नंबर के इतने। तो इस प्रकार से आप वोटर हेल्पलाइन ऐप को आराम से आप अपडेट करेंगे, उसको थोड़ा समय देंगे तो वो आपको रेस्पॉन्ड करेगी तो आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप पर काम करने में मज़ा आएगा। आइए अब बात करते हैं गरुड़ा एप्लीकेशन की। गरुड़ा एप्लीकेशन भी समय समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अपडेट की जाती है। आपको गूगल प्ले स्टोर की सहायता से आपको अपडेट कर देना है। गरुड़ा एप्लीकेशन के नए अपडेट वर्जन में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अब आप गरुड़ा एप्लीकेशन की सहायता से फॉर्म नहीं भर सकते। जी हाँ, किसी भी प्रकार का आवेदन, जो पहले के जो वर्जन्स थे उनमें आपको फॉर्म भरने की सुविधा दी जाती थी, किसी प्रकार का आवेदन आप गरुड़ा एप्लीकेशन की सहायता से ही कर पाते थे। लेकिन अब आप गरुड़ा एप्लीकेशन की सहायता से किसी भी प्रकार के आवेदन को आप नहीं भर पाएंगे। इसमें एक बटन दिया गया है न्यू फॉर्म के नाम से। आप जैसे ही न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप को इंस्टॉल करके रखिए और गरुड़ा एप्लीकेशन की सहायता से भी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप न्यू फॉर्म पे टच करेंगे तो वो आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन पे ले जाएगा। बात करते हैं अब केवल गरुड़ा ऐप मात्र आपके फॉर्म सत्यापन हेतु ही काम आएगी। फॉर्म सत्यापन का जो कार्य है वो आपको गरुड़ा ऐप से करना है। फॉर्म सत्यापन से तात्पर्य है कि आपको फील्ड विजिट करके, या अगर आपने ही फॉर्म भरा है तो उसकी आपको चेकलिस्ट तैयार करनी है। आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, गरुड़ा एप्लीकेशन का डैशबोर्ड में आप जो ये फिगर्स देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये आपको कैसे पता लगेगा कि भाई कौन कौन से फॉर्म आपके पास आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये जो आउटलाइन मैंने बनाई है, आप ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपको बताती है कि सत्यापन हेतु मेरे पास कितने आवेदन आए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं, 3 अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं। 7 दिन, 7 दिवस वाले, 7 दिवस से अधिक अवधि वाले जो लाल कलर में हैं, और सत्यापन हेतु मतलब आपने जो सत्यापन कर दिया है वो वाले आवेदन। अब इसमें से भी कौन से आवेदन आपके किस प्रकार का आवेदन है, तो ये फॉर्म नंबर 7 प्रकार के 2 आवेदन आपके पास लंबित है। आपको जो प्रथम प्रायोरिटी है वो जो रेड वाला जो आपका जो दिख रहा है 7 दिन के अधिक अवधि वाले, आपको 7 दिन से अधिक अवधि वाले आवेदनों को आपको पहले निपटाना है। वैसे तो आपको सारे ही आपको सत्यापन करने हैं अलग अलग, जैसे भी आपको फॉर्म प्राप्त होंगे उसकी फिगर आपको दिखाई देगी, उसके फॉर्म के स्टेटस, फॉर्म के टाइटल के ऊपर आपको वो फॉर्म की संख्या दिखाई देगी। जैसे भी यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 नंबर के ऊपर 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म नंबर, सभी फॉर्म्स का आपको सत्यापन करना है। फॉर्म का रेफरेंस नंबर से आप मैच कर लें, फॉर्म के रेफरेंस नंबर से आप मैच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये आवेदन मैंने भरा है अथवा ये आवेदन आपको बाहर से प्राप्त हुआ है। फॉर्म का रेफरेंस नंबर मैच करने के लिए मैंने कई बार कहा है कि आप रजिस्टर में इंद्राज करें। रजिस्टर में इंद्राज करेंगे तो आप उस रेफरेंस नंबर को मैच कर लीजिए। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो 2 आवेदन है ये फॉर्म नंबर 7 टाइप के हैं। तो फॉर्म नंबर 7 प्रकार के आपको 2 आवेदन दिए गए हैं। इन दोनों आवेदनों को आपको सत्यापन करना है। तो और अब ये देखिए यहाँ पर जो 2 आवेदन हैं, ये 2 आवेदन 7 प्रकार के तो हैं, लेकिन 7 दिन से अधिक अवधि के लंबित है, यानी कि आपको प्रथम प्रायोरिटी पे इनको करना ही करना है। अन्यथा जो ये लंबित बोलेंगे आपके AERO कार्यालय से आपको संपर्क किया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि 7 दिवस से अधिक अवधि वाले जो हैं आपके 2 आवेदन हैं, इनको आप पेंडिंग रखिए। मैं तो यही कहूँगा, आप जैसे ही आवेदन आ जाता है उसको सत्यापन कर दीजिए। सत्यापन करने के लिए आप रेफरेंस नंबर की सहायता लीजिए। रजिस्टर में देखिए क्या ये फॉर्म मैंने ही भरा है, जब तो आपको
उसके घर पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही उसका घर पे जाके फॉर्म भर के लाए हैं। लेकिन अगर आपको कहीं बाहर से किसी ई मित्र से, अन्य विभिन्न प्रकार के जो वेबसाइट और पोर्टल्स दिए हुए हैं वोटर्स के लिए, अगर वहाँ से फॉर्म आया है तो अब आपको घर जाकर उसका सत्यापन करना होगा। तो इस प्रकार से आप गरुड़ा एप्लीकेशन में सत्यापन का कार्य करिए। सत्यापन के कार्य में कहीं भी किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या नहीं है। एप्लीकेशंस जो है सत्यापन के लिए अलग बना दी गई है। पहले इसमें से इसी से ही आवेदन भरे जाते थे, तो अब आवेदन भरने का कार्य यहाँ पर बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। आईडी पासवर्ड की हम बात करें तो गरुड़ा एप्लीकेशन का आईडी और पासवर्ड वही आपका मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो ईआरओ कार्यालय से आपसे मांगा गया होगा, वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका आईडी है, वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड है। तो इस प्रकार से आप इस सत्यापन की कार्यवाही को करिए। गरुड़ा ऐप में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप आराम से सत्यापन कर सकते हैं। सत्यापन की पूरी कार्यवाही 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर समस्त प्रकार के आवेदनों की सत्यापन की कार्रवाई का हमने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। समय समय पर हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको बताते रहते हैं कि 6 नंबर की चेकलिस्ट कैसे तैयार करें, 7 नंबर, 8 नंबर अन्य फॉर्म्स की चेकलिस्ट कैसे तैयार करें। तो आप उन वीडियोस को देखकर भी उन वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखकर भी आप सत्यापन की कार्यवाही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों ही ऐप्स बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। हाँ, ज़रूर थोड़ी बहुत इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ईसीआई की टेक्निकल टीम को रेस्पॉन्स यहाँ से हम भेजते हैं, वो टेक्निकल टीम उसमें सुधार करती है और आपके लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस लेके आती है। समय समय पे जो भी सुधार इसमें किए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार कर दिया गया है। आप अपनी अप्रोच लगाइए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप पर और गरुड़ा ऐप पर आसानी से कार्य कर पाएंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपनी दोनों ऐप्स को अपडेट कर लीजिए। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। और अपडेट कर लिया, उसके पश्चात आप नेटवर्क एरिया में आप नहीं हैं तो नेटवर्क एरिया में आइए, क्योंकि अब आपका बूथ दूर पड़ता है और नेटवर्क एरिया यानी कि जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा है वो दूर है। तो उसके लिए मैंने बताया है, वीडियो में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। आप रजिस्टर का संधारण कर लीजिए, उसमें कॉलम्स बना लीजिए मोबाइल नंबर का, और जो भी फील्ड मैंडेटरी फील्ड हैं उनका आप कॉलम्स बना लीजिए। गाँव वगैरह आपको पता रहते ही हैं, आपका ही गाँव है, एड्रेस वगैरह मतदाता का आप लिख लीजिए। तो रजिस्टर्ड संधारण कर लीजिए, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप दोनों ऐप्स को काम में लेनी है, पैरेलल दोनों ऐप चलेंगी। आपको दोनों ऐप को रोज चेक करना है। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से तो आपको फॉर्म भरने हैं और गरुड़ा ऐप के माध्यम से आपको फॉर्म्स का सत्यापन करना है। तो इस प्रकार से आप इस अभियान को सफल बनाइए और इलेक्शन कमीशन इंडिया आपके लिए नए नए प्रयास करता रहता है, आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद।